हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोठारी आयोग 1964-66। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा, जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारे आयोग पढ़े, जिसके अंतर्गत बहुत सारे घोषणा पत्र आए ब्रिटिश सरकार के द्वारा और आपको बताया गया। अब आपको बताया जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात आपके सिलेबस के अंतर्गत है कोठारी आयोग 1964-66। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहला आयोग जो बना वो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना। कौन सा बना? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये बना 1948-1949 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसलिए इसको जो है राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है, या राधाकृष्णन कमीशन या राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा बना आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो बना ये 1952-1953। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इसको मुदालियर आयोग कहा जाता है। विश्वविद्यालय आयोग ने उस समय की प्रचलित जो विश्वविद्यालय शिक्षा थी, उस उच्च शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जो है मुदालियर आयोग ने अपने सुझाव दिए। फिर उसके बाद देखा गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से जो शिक्षा में आपकी गुणात्मक वृद्धि तो हो, मतलब संख्यात्मक वृद्धि तो हो रही थी, लेकिन गुणात्मक वृद्धि नहीं हो रही थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगला आयोग बनाया गया आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का गठन 1964-66 में हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इसको कोठारी आयोग कहते हैं। और इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कोठारी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जो अध्यक्ष थे, वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य थे। तो इनकी अध्यक्षता में एक ग्रुप का गठन किया गया और उसके अंतर्गत एक अध्यक्ष रखे गए दौलत सिंह कोठारी। और इस आयोग के जो सचिव थे वो श्री जेपी नायक थे। कौन थे? श्री जेपी नायक सदस्य थे और सचिव थे। ये जेपी नायक जो हैं, ये अध्यक्ष शिक्षा नियोजन गोखले संस्थान पूना के थे। कहाँ के थे? गोखले संस्थान पूना के ये अध्यक्ष थे। इनके अंडर में ये एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 17 थी। जो कोठारी आयोग का गठन हुआ उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17 थी, जिसमें से 6 विदेशी थे। इस आयोग का जो गठन किया गया, इसमें ये जो विभिन्न देशों के जो शिक्षाविद थे उनको बुलाया गया और उनको बुला के एक आयोग का गठन, सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। और उस आयोग से कहा गया कि आप भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए कि किस प्रकार से शिक्षा में हम गुणात्मक वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो है 29 जून 1966 को प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ और ये 692 पृष्ठ का था। कोठारी आयोग कितने पृष्ठों का था? 692 पृष्ठों का था। और ये प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? 29 जून 1966 को। इस शिक्षा जो ये कोठारी आयोग बना, ये सबसे विस्तृत आयोग था और इसने अपने जो सुझाव दिए हर संदर्भ में दिए, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा थी, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा थी और चाहे वो उच्च शिक्षा थी, सबके संदर्भ में इन्होंने अपने सुझाव दिए। इस आयोग के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था, उसके मुख्य उद्देश्य 5 थे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। तो इसके अंतर्गत यानी इन 5 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? कोठारी आयोग का, यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का। तो ये जो 5 क्या थे? पहला था शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। पहला था शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि। दूसरा था सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता।
तीसरा था लोकतंत्री गुणों का विकास, चौथा था राष्ट्र का आधुनिकीकरण और पांचवा था नैतिक आध्यात्मिक गुणों का विकास। तो हम लोग एक एक करके चलते हैं, देखते हैं। पहला था कि शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। इस आयोग का मुख्य गठन इसलिए किया गया कि शिक्षा ऐसी बनाई जाए जिसके द्वारा उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए क्या आयोग ने सुझाव दिया कि सबसे पहला काम है कि विज्ञान शिक्षा को, कौन सी शिक्षा को? विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पे अनिवार्य बनाया जाए, क्योंकि विज्ञान के द्वारा बालक के अंतर जो है विज्ञान से उत्पादन कार्यों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा बताया गया कि शिक्षा कैसी हो? शिक्षा वर्क एक्सपीरियंस पे आधारित हो, यानी कार्य अनुभव पर आधारित हो। शिक्षा कैसी हो? करके सीखने पे, एक्सपीरियंस पे आधारित हो, वर्क एक्सपीरियंस पे आधारित हो, जिससे बालक खुद करके सीखने का प्रयास करे। साथ ही साथ शिल्प शिक्षा अधिक से अधिक बालकों को दी जाए। फिर उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाए, क्योंकि हमारी उस समय माध्यमिक शिक्षा कैसी थी, जो है केवल मतलब पास आउट होना बच्चा उसका उद्देश्य होता था। सिर्फ माध्यमिक शिक्षा में क्या होता था, बच्चा शिक्षा प्राप्त करता था और पास होकर उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ जाता था। तो इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा, जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा दो भागों में डिवाइड हो जानी चाहिए। एक हो जानी चाहिए कि जो उच्च शिक्षा बालक प्राप्त करना चाहता है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे, और साथ ही साथ उसको व्यवसाय परक जो है विषय जरूर शामिल किए जाए, जिससे बालक को किसी न किसी व्यवसाय में निपुण हो सके। फिर उन्होंने कहा शिक्षा में कृषि, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा में कृषि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। इस तरीके से शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। ठीक, पहला उद्देश्य कि शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि, यानी शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इस आयोग ने सुझाव दिया कि विज्ञान विषय को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जाए। शिक्षा में कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को जोड़ा जाए, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाए, और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण जो इनका था सुझाव वो था कार्य अनुभव, यानी वर्क एक्सपीरियंस पे आधारित शिक्षा दी जाए। फिर दूसरा है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी कड़ी है जिसके द्वारा हम पूरे राष्ट्र में एकता को आसानी से स्थापित कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों में गुणवत्ता प्रदान करे, बालकों को सामाजिक बनाए, अपने समाज के महत्व को स्वीकार कराए, अपने समाज के महत्व को वो समझे। जब बालक सामाजिक होगा तो स्वतः ही उसमें राष्ट्र भावना विकास होगा और राष्ट्रीय एकता स्वतः ही स्थापित होगी। फिर उन्होंने कहा कि बालकों को समाज सेवा, राष्ट्रीय सेवा के कार्य अनिवार्य हों। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि बालकों में संघीय भाषाओं के साथ साथ अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं, और बताया गया कि बालकों में राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएं, जिसके अंतर्गत देशभक्ति का लोकगीत बच्चे गाएं, नाटक करें, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, देशभक्ति पे जो है उनको देशभक्ति से संबंधित उनको फिल्में दिखाई जाएं। इस तरीके से उनमें क्या होगा, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। विभिन्न महापुरुषों के बारे में बताया जाए, विभिन्न महापुरुषों की पर आधारित पिक्चरों को दिखाया जाए, जिससे बालकों में राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। फिर तीसरा इन्होंने बताया कि लोकतंत्री गुणों का विकास करना। लोकतंत्री गुणों का विकास करने के लिए बालकों में विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जिससे बालकों में भाईचारा उत्पन्न हो, आपस में प्रेम व्यवहार करना, आपस में भाईचारा रखना, आपस में सहयोग करने की भावनाएं उनमें उत्पन्न हो सके। इस तरीके का विद्यालय में
विद्यालय में वातावरण किया जाए। साथ ही साथ बालकों को विभिन्न अवसर दिए जाएं जिससे वो अपने अंदर के जो छुपी हुई उनकी प्रतिभाएं हैं उनका विकास हो सके। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सभी को अवसर देना, तो सभी को अवसर दिया जाए। फिर अब चौथा, राष्ट्र का आधुनिकीकरण, यानी शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन्होंने बताया कि शिक्षा प्रमुख रूप से अगर आधुनिकता से नहीं जोड़ी जाएगी, अगर पुराने परंपरागत अनुसार ही हमारी शिक्षा चलती रहेगी तो हम विश्व के साथ आगे बढ़ोतरी नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने बताया कि विज्ञान की तीव्रता को देखते हुए शिक्षा में विज्ञान को अधिक से अधिक शामिल किया जाए। विभिन्न तकनीकी शिक्षा, विभिन्न विज्ञान एवं तकनीकों का शिक्षा में समावेशन किया जाए जिससे कि शिक्षा आधुनिकीकरण हो सके। इसी के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी जो विषय आपका आया है वो राष्ट्र के शिक्षा के आधुनिकीकरण के अंतर्गत ही आया। फिर बताया गया कि नैतिक आध्यात्मिक गुणों का विकास करना। कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों में चारित्रिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सके। शिक्षा के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास किया जाए, इसके लिए उन्हें विभिन्न महापुरुषों की, विभिन्न संतों की, विभिन्न धार्मिक कथाओं की शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ उनको जो है विभिन्न संतों और के आदर्शों की जीवन चरित्र की कहानियाँ सुनाई जाए, जीवन चरित्र से संबंधित फिल्में दिखाई जाएं और उनके मूल्यों पे आधारित कार्यों के करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये तो कोठारी आयोग के जो गठन के जो मुख्य उद्देश्य थे वो 5 उद्देश्य थे कि इन 5 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कब किया? 29 जून 1966 में। कब किया? 29 जून 1966 में, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये सारे सुझाव दिए। इसके अलावा उन्होंने और भी सुझाव दिए, जैसा उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव दिया। पाठ्यक्रम के संबंध में उन्होंने हर स्तर का अलग अलग बताया। कोठारी आयोग ने कहा कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है पूर्व प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए? खेल कूद और सृजनात्मक कार्य पर आधारित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बालकों को क्षेत्रीय भाषाएं, व्यवहारिक गणित, कार्य अनुभव, समाज सेवा, शिक्षा, खेल कूद, व्यायाम आदि विषयों को शामिल किया जाए। माध्यमिक स्तर पर इन्होंने बताया कि कार्य अनुभव देखिए हर जगह आ रहा है। कृषि कार्य जो है आपका या शिल्प कार्य आपका हर जगह हर पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने शामिल कराया। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो है शिक्षा का पाठ्यक्रम जो होना चाहिए उसके अंतर्गत इन्होंने त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत त्रिभाषा यानी मातृभाषा, फिर राज्य भाषा, फिर आधुनिक भाषा, इन तीनों भाषाओं का समावेशन पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया जाए। फिर दूसरा है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के संबंध में इन्होंने बताया कि शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। शिक्षण विधि करके सीखने पे आधारित होनी चाहिए। बालकों को अधिक से अधिक कार्यों को करने का मौका देना चाहिए जिससे बालक अच्छे से करे और सीख सकें। इन्होंने बताया कि शिक्षण विधि केवल व्याख्यान पे आधारित नहीं होनी चाहिए, कि सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, करके सीखने की विधि, अन्वेषण विधि, इन सारी शिक्षण विधियों को शामिल किया जाना चाहिए। फिर शिक्षा के माध्यम में अभी हमने आपको बताया कि इन्होंने त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप प्रस्तुत किया है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत इन्होंने बताया आपकी क्षेत्रीय भाषा, दूसरी आपकी मातृभाषा और तीसरी आपकी आधुनिक भाषा यानी अंग्रेजी, फ्रेंच, जो मतलब कोई भी ऐसी भाषा जिससे कि जो विदेशों की भाषा हो उनको शिक्षा में शामिल किया जाए। फिर प्रशासन के संबंध में इन्होंने सुझाव दिया कि कैसा प्रशासन होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसके द्वारा वो कक्षा 1 से लेके 8 तक के विद्यालयों पर अपना प्रशासन करें। साथ ही उन्होंने बताया कि विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए, जो जिले के विद्यालयों का निरीक्षण करें और उनमें जो कमियां हों उसके संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत करें। फिर कृषि शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कृषि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए और कृषि को कैसा बनाया जाए, आधुनिक बनाया जाए। कृषि में विभिन्न तकनीकों का समावेशन किया जाए और उस शिक्षा को बालकों को अवश्य हर स्तर पे दी जाए। फिर उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी दी जाए जो बालकों में गुणात्मक वृद्धि करे, जिसमें गुणवत्ता की वृद्धि हो, संख्यात्मक वृद्धि ही ना हो, गुणवत्ता की वृद्धि हो। इसके लिए बालकों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा दी जाए। बालक जिस व्यवसाय की रुचि हो उससे संबंधित उसको शिक्षा दिए जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक कॉलेजों की, कृषि कॉलेजों की और ITI आदि औद्योगिक क्षेत्र आदि खोले जाएं, जिससे बालक अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। इन्होंने बताया कि बालकों के पाठ्यक्रम में जो है सैद्धांतिक न रखकर व्यवहार परक पाठ्यक्रम अधिक से अधिक रखा जाए व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। फिर शिक्षा की नवीन संरचना के अंतर्गत है कि जो कोठारी आयोग ने जो संरचना की उसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि पूर्व प्राथमिक होना चाहिए, फिर प्राथमिक होना चाहिए, फिर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, फिर उच्च शिक्षा होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप शिक्षा का वर्गीकरण किया। आपने देखा होगा कि वुड के घोषणा पत्र में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी, वुड ने प्रस्तुत की थी। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने शिक्षा को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उसकी एक नवीन संरचना की, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया पहला प्रथम स्तर की शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से पहले की शिक्षा, फिर प्राथमिक शिक्षा, यह शिक्षा आपकी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा है। फिर माध्यमिक शिक्षा आपकी कक्षा 6 से लेके आपके 12 तक की, कक्षा 12 तक की शिक्षा है। और फिर उच्च शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने बताया प्रोफेशनल डिग्री, सामान्य डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आदि को शामिल किया। तो इस तरीके से इन्होंने शिक्षा की एक नवीन संरचना प्रस्तुत की। फिर अगला है आपका शिक्षक प्रशिक्षण। इन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अत्यधिक दबाव डाला और कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, उनको अच्छा वेतन दिया जाए। शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जाएगा जब शिक्षक मानसिक रूप से संतुष्ट होगा और तो वो अपने उत्तरदायित्वों का पालन अच्छी तरीके से निर्वहन कर पाएगा। इसके लिए इन्होंने कहा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाएं और इनका वेतन जो है शिक्षकों की आर्थिक स्थिति अच्छी से अच्छी बनाई जाए। फिर स्त्री शिक्षा के संबंध में इन्होंने सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाएं, अधिक से अधिक आवासीय बालिका विद्यालय खोला जाए, बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाए, उनके हॉस्टल जो हों उनको निःशुल्क रखा जाए और बालिकाओं को पढ़ने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए और उन बालिकाओं को हर क्षेत्र में बढ़ने की आज़ादी दी जाए। इसके लिए बालिका विद्यालय अधिक से अधिक खोले जाएं। फिर प्रौढ़ शिक्षा का कंसेप्ट जो है ये कोठारी आयोग के द्वारा ही दिया गया है और ये नया कंसेप्ट है। इन्होंने बताया कि समाज के जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं और प्रौढ़ हो गए हैं, यानी वो शिक्षा प्राप्त करने की उम्र पार कर चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई। और इन्होंने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत सभी लोगों को शिक्षा लेने की आज़ादी होनी चाहिए।
इसके लिए इन्होंने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। किसकी की? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की और राज्यों में राज्य प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना की। इसमें 15 से 30 वर्ष की आयु के निरक्षर प्रौढ़ों के लिए शिक्षा देने का सुझाव दिया गया, जिसके लिए सामुदायिक केंद्र बनाए गए और वहाँ पे इन लोगों को शिक्षा दी जाने लगी, शिक्षा देने का कार्यक्रम चलाया गया। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो गांव के महिलाएं हैं या पुरुष वर्ग हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी की गई? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना। तो इस तरीके से कोठारी आयोग ने अपने जो रिपोर्ट थी उसके अंतर्गत निम्नलिखित सुझाव दिए शिक्षा के संदर्भ में, और ये जो उन्होंने सुझाव दिए, इन्हीं सुझावों को जब क्रियान्वित किया गया तो आपका क्या हो गया? वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई। क्या बनी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो आपने जो है अभी तक पढ़ा था स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा 1813 का आज्ञा पत्र, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, मैकाले का विवरण पत्र, मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति, और आपने जो है हर्टांग समिति, आप सारी चीज़ें आपने पढ़ी। अब आज हम लोग ने पढ़ी है स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। तो स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा आपको पता है कि पहला आयोग जो बना वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना। कब बना? 1948 और 1949 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसलिए इसको राधाकृष्णन आयोग या राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। दूसरा आयोग आपको बना माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये बना आपका 52-53 में, और इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। तीसरा आयोग आपको बना कोठारी आयोग, जिसको भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी कहाँ के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17 थी, जिसमें से आपके 6 विदेशी नागरिक शामिल थे। विभिन्न देशों के जो शिक्षाविद थे उनको बुलाया गया और कहा गया कि भारत के शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोठारी आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे, तो कोठारी आयोग का मुख्य सुझाव शिक्षा के संदर्भ में था, पहला था कि नवीन शिक्षा की संरचना, दूसरा था प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार इन्होंने व्यक्त किए, और तीसरा जो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी कि शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। इन्होंने कहा शिक्षा ही है ऐसा माध्यम है जो हमारे यहाँ समाज में प्रोडक्शन की वृद्धि कर सकता है, यानी उत्पादकता की वृद्धि कर सकता है। और इस उत्पादकता की वृद्धि के लिए उन्होंने 2 चीज़ों को बहुत महत्व दिया। नंबर 1 विज्ञान विषय को, और नंबर 2 किसको दिया? कार्य अनुभव को। कार्य अनुभव याद रखिएगा, कार्य अनुभव को यानी वर्क एक्सपीरियंस को। शिक्षा को इन्होंने आधुनिकीकरण से जोड़ा। इन्होंने बताया कि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में सहायता कर सकती है। इन्होंने बताया कि शिक्षा के द्वारा ही हम बालकों में समाज सेवा, भाईचारा की भावना भर सकते हैं। इन्होंने बताया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा नैतिकता और आध्यात्मिकता के गुणों से परिपूर्ण होनी चाहिए, जिसके द्वारा बालकों में सच्चरित्र का निर्माण हो सके। तो ये रहा आपका कोठारी आयोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आपकी नई शिक्षा नीति। धन्यवाद।